लेक्चर को मैं आज थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर चला था और मैं फिर से तुमको रिवाइज कराते हुए ले चलूँ। हमें क्या, अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज को समझना है तो पहले हमें दो चीज आनी होगी। क्या चीज? कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है, और दूसरा कि एक पॉलिटिकल पार्टी मतलब क्या कहते हैं, एक डेमोक्रेसी में कितनी पॉलिटिकल पार्टी की नीड होनी चाहिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्यों है, तो उससे पहले तो ये जानना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग क्या है, एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। और फिर उसके बाद हमें ये जानना है कि पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली में करती क्या है। तो अगर हमें ये दोनों चीजें पता चल जाएगी तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इनकी नीड क्या है, मतलब कि उनकी नेसेसिटी क्या है। तो हमने नेसेसिटी के बारे में भी अच्छे से जान लिया। तो हमारा समाउट पहला क्वेश्चन हो गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमें एक डेमोक्रेसी में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। तब हमें पता चला था यार, डेमोक्रेसी में मिनिमम दो पार्टी की तो जरूरत ही होती है। तो फिर हमें पता है दो ही पार्टी की और भी कोई पार्टी सिस्टम्स होते हैं क्या, तो हाँ, पता चला वन पार्टी सिस्टम भी होता है। फिर उसके बाद फिर हमें पता चला था कि हाँ यार, तुम्हारा टू पार्टी सिस्टम भी होता है। फिर उसके बाद इंडिया के कंटेक्स्ट में हमको पता चला था यार, मल्टी पार्टी भी सिस्टम होता है। तो अब अगर इंडिया के कंटेक्स्ट के बाद में बात की जाएगी कि पार्टीज क्या है, पार्टीज को हम लोग कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमको पता चला कि यार पार्टी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेशनल पार्टी और एक तुम्हारी रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं कि वो कौन सा है, वो स्टेट पार्टी, ये भी चीज बोल सकते हैं। लेकिन कौन पार्टी तुम्हारी स्टेट पार्टी होगी, कौन तुम्हारी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं रीजनल पार्टी होगी, ये कौन बताएगा मुझे बताओ। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बताएगा, या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया बताएगा, या प्रेसिडेंट बताएंगे, बताओ कौन बताएगा ये। इलेक्शन कमीशन। हाँ, वेरी गुड। कौन बताएगा? तुम्हारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा कि कौन सी पार्टी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं एक रीजनल पार्टी है, और कौन सी पार्टी तुम्हारी एक एक मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी नेशनल पार्टी है। तो सबसे पहले टॉपिक में हम कवर करने वाले ऐसी पार्टीज जो तुम्हारी नेशनल पार्टीज हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के कंटेक्स के बारे में लेके जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि जब मैं किसी को नेशनल पार्टी बोलता हूँ तो मैं क्या समझाने के बारे में कोशिश करता हूँ, है ना। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके कुछ नेशनल पार्टीज के एग्जांपल भी पढ़ लेंगे, जैसे बीजेपी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, है ना। इस तरह की चीजें हो गई। तो हम उन सब के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें, है ना। तो और चलो, पहला ये वाला मतलब क्या कहते हैं, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। पढ़ो, अंश पढ़ो बेटा, तुम्हारी आवाज लाउड है, बढ़िया है। Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political party. Parties that are present in only one of the federal unit and parties that are present in several or all unit of the federation. This is the case in India as well. There are some country-wide parties which are called national parties. These parties have their unit in various states, but by and large, all these units follow the same policies, program, and strategy that is decided at the national level. ठीक है, तो अब देखो, नेशनल पार्टीज अगर तुमको समझना है तो तुमको डेमोक्रेसी में फेडरल सिस्टम को भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमने फेडरल सिस्टम तो हमने बहुत अच्छे से समझ रखा है। फेडरल सिस्टम हमने बेल्जियम के भी पढ़ा, इंडिया का भी पढ़ा, और श्रीलंका का भी हमने पढ़ा। तो जब हम फेडरल सिस्टम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा आता है तुम्हारा सेंटर। क्या आता है तुम्हारा तुम्हारा सेंटर आता है। और सेंटर के अंदर क्या आता है, तुम्हारा स्टेट आता है ना। कि मतलब पूरे देश को कौन चलाएगा, वो तुम्हारा सेंटर चलाएगा। और सेंटर में कौन बैठा है, लोकसभा में बैठे, राज्यसभा में बैठे। और जो तुम्हारे स्टेट में जो चलाएगा वो स्टेट की पार्लियामेंट चलाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधानसभा या विधान परिषद बोल देते हैं, है ना। ये सारी चीजें, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल देते हैं उसको, दूसरे नाम से ये चीज बोल देते हैं। तो पूरे देश को जब चलाने की बात आएगी तो हम लोग उसे बोल देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन जब अगर किसी प्रदेश को चलाने की बात आएगी तो हम उसे बोल देते हैं कि वो तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट पार्टी, ये चीजें हो गई। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मतलब ऐसा मतलब क्या कहते हैं, जहाँ फेडरल सिस्टम हुआ तो मैं दो पार्टी होंगे, हाँ जनरली होती हैं। ऐसा कैसे समझाने का मतलब है कि जैसे मान लो कि अगर एक पार्टी तुम्हारे यहाँ से बिलोंग करती है, सेम सेम मतलब क्या कहते हैं, उनकी थीम सेम है। थीम सेम कैसे, जैसे वो चाहते हैं कि तुम्हारा हिंदुत्व का राज हो, ये सारी चीजें आगे बढ़े, लोगों को सम्मान हो, ये सारी चीजें हो। राइट विंग जिसे बोलते हैं, है ना, कि जो अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहती है उसको राइट विंग पार्टी बोलते हैं। तो अगर मान लो कि राइट विंग पार्टी में अगर मैं बीजेपी का एग्जांपल लेता हूँ, तो बीजेपी तुम्हारी उत्तर प्रदेश में भी है। बीजेपी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं हरियाणा में भी हो रखी है। बीजेपी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं गुजरात में भी हो रखी है। बीजेपी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में भी हो रखी है। बीजेपी तुम्हारे महाराष्ट्र में भी हो रखी है। बीजेपी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ये इधर साइड भी हो रखी है, मतलब क्या कहते हैं ये
तुम्हारा बिहार में भी हो रखी है एक तरीके से, जेडीयू की सरकार है, वही चीज मान लो, ठीक है। बीजेपी तुम्हारे गठबंधन के साथ तुम्हारे जेएनके में भी हो रखी है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे स्टेट विंग में बिखरी हुई है, मतलब कि हर एक स्टेट में पाई जा रही है, मतलब हर एक स्टेट नहीं बोलूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा कि वो तुम्हारी मैक्सिमम स्टेट में पाई जा रही है। लेकिन मैक्सिमम स्टेट में पाने के बाद भी उन लोग की जो थीम है, उनकी जो पॉलिसीज है, जो उनके प्रोग्राम्स है, वो सारे सेम है। तो पॉलिसीज प्रोग्राम सेम होने की वजह से क्या है, उनके पास सपोर्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे लोकसभा में जो 550 मेंबर्स में जो तुम्हारे चुन के आएंगे, वो क्या है, वो तुम्हारे ज्यादा मेंबर्स चुनकर आएंगे जो बीजेपी के हर जगह से आएंगे। लेकिन उनकी थीम पॉलिसी सेम होने की वजह से वो जो मतलब क्या कहते हैं, जो पार्टी बनेगी, हम पार्टी क्या बनेंगे, वो तुम्हारा देश चला रही है, क्योंकि वो हर एक स्टेट में पाई जा रही है। तो इस तरीके की पार्टी को हम लोग नेशनल पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल पार्टी। तो अभी अगर तुम पैराग्राफ में देखोगे तो पैराग्राफ में भी यही बोल रखा है कि डेमोक्रेसी जहां तुम्हारा फेडरल सिस्टम चलता है, वहां ज्यादातर तुम्हारी दो पॉलिटिकल पार्टीज होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी वो जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो वेल नोन होती है, पूरा मतलब क्या कहते हैं, देश जानता है। तो इस तरीके की पार्टी को हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। और जब मैं बोलता हूँ पूरा देश जानता है, तो देश क्यों जानेगा? क्यों? क्योंकि वो वेरियस स्टेट में भी वो पार्टी पाई जा रही है। तो अगर मैं लार्जली अगर कलेक्ट करूं, मतलब सबको कलेक्ट करूं, तो मैं क्या बताऊंगा, वो इसको एक यूनिट बोल दूंगा कि हाँ मतलब वो भी एक पार्टी, वहां भी पार्टी, यहाँ भी पार्टी, वहां पार्टी। लेकिन अगर उन पार्टी की सबकी पॉलिसीज, प्रोग्राम और जो स्ट्रेटजीज है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको एक सिंगल पार्टी बोलेंगे, तो वही चीज आ जाती है। तो अगर वो सिंगल पार्टी, तो फिर क्या है, वो नेशनल लेवल में फिर इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। तो अगर नेशनल लेवल में इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, तो उसका मतलब कि वो पार्टी कैसी हो जाएगी, एक तरीके की नेशनल पार्टी हो जाएगी। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? हम्म। हाँ भैया आ आ गया। गया ना? चलो वेरी गुड, अब इसको पढ़ो। Every party in the country has to register with the Election Commission. While the Commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. These parties are given a unique symbol. Only the official candidates of the party can use that election symbol. अब देखो क्या, अब मान लो कि तुम्हारी जितनी भी पार्टी है, वैसे तो हमने तो 750 पार्टीज के बारे में पढ़ा है। कितनी पार्टीज के बारे में? टोटल 750 पार्टीज के बारे में पढ़ा है, जो तुम्हारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। कहाँ है? कितनी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। लेकिन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन है, वो सारी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करने की कोशिश तो करता है, मतलब सबको बराबर का दर्जा देने की कोशिश करता है। लेकिन समहाउ कुछ फैसिलिटीज वो तुम्हारी लार्ज और नेशनल पार्टीज को ज्यादा देने की कोशिश करता है। जैसे मान लो कि मैं बोलूंगा कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, तो इलेक्शन कमीशन इस चीज को भी रजिस्टर्ड करेगा कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी है। और उसके साथ साथ वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, उस पार्टी को सिंबल भी प्रोवाइड करता है कि इस पार्टी का सिंबल क्या होगा, ये सारी चीजें क्या होंगी। और इसके साथ साथ अगर मान लो कि अगर किसी पार्टी के पास अगर वो सिंबल है, तो फिर वो सिंबल कोई भी ऑफिशियल कैंडिडेट उस पार्टी के इलेक्शन सिंबल को पहन सकता है। जैसे मान लो कि मैं हूँ, मैं अगर मान लो कि अगर मैं बीजेपी का उतना ऑफिशियल मेंबर नहीं हूँ, या फिर मैं नॉन मेंबर नहीं हूँ, तो मैं बीजेपी का स्टिकर पहन के नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि बीजेपी एक तुम्हारी नेशनल पार्टी है। अगर मान लो कि उस पर अगर कोई छवि खराब होगी, तो पूरे देश की छवि खराब होगी। तो जिस वजह से क्या बोला जाता है कि जो तुम्हारी नेशनल पार्टी है, उसमें जो तुम्हारे ऑफिशियल कैंडिडेट्स होते हैं, दे आर ओनली लायबल टू होल्ड द इलेक्शन सिंबल ऑन देयर चेस्ट एंड ऑन देयर कैप्स। तो ये चीजें होता है। जब आपका इलेक्शन कैंपेन होते है, तब नो डाउट पहन सकते हो, लेकिन आप उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। उसको रिप्रेजेंट केवल वही इंसान करेगा जो उसका ऑफिशियल मेंबर होगा। ये सारी चीजें। तो इस सेंस में क्या है कि मतलब पार्टीज को प्रिविलेज मिल गई। प्रिविलेज कैसे मिल गई? कि मतलब यार वो फिर वो और ज्यादा सिक्योरिटीज करेंगे, ये सारी चीजें करेंगी। और अगर मान लो कि इसके साथ साथ और क्या स्पेशलिटीज होती है, तो फिर मतलब इलेक्शन कमीशन उनको कुछ ना कुछ पर्पस के लिए रिकग्नाइज भी करता रहता है। जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारत में चुनाव अच्छे से हो, सारे लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो वो सारे लोगों से बात करेगी, सारे लोगों को मतलब क्या कहते हैं, विज्ञापन देगी, ये सारे देगी, को एक्टर्स को उठाएगी, इन सबको उठाएगी। लेकिन उसके साथ साथ वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी तो उठाएगी, कि पॉलिटिकल पार्टीज भी सारे लोगों से बोले कि आप इलेक्शन में आइए, वोट करिए, ये सब करिए। तो मुझे बताओ, वो किस पार्टी को ज्यादा चुनना पसंद करेंगे? वो पार्टी जो केवल एक रीजनल है, या फिर जो पंचायत के इलेक्शन में लड़ती है, या फिर वो पार्टी जो तुम्हारी नेशनल में पूरे देश में जहां जहां कोने कोने बिखरी है? ऑब्वियस ही बात है, उसमें जो तुम्हारा वो है। तो जो इस तरीके की जो प्रायोरिटी सेट हो रही है, क्या दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन तुमको सारे लोगों को इक्वल रखने की तो कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ मतलब क्या कहते हैं, कुछ समाव एक जगह कहीं ना कहीं तुम्हारे इस्टेब्लिश पार्टी या फिर नेशनल पार्टीज को तुम्हारा कुछ ना कुछ फेवर देने की भी कोशिश करता है। ये चीज है। तो जब इस तरीके की जो पार्टीज, जिनको नेशनल पार्टीज बोल देते हैं, या फिर जो इलेक्शन कमीशन को रिकॉग्नाइज करता है, तो हम उनको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज भी बोल देते हैं।
क्या बोलते थे, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी बोल देते, और किसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वो तुम्हारा इलेक्शन कमीशन के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया एक बार समझाइए छोटे वर्ड्स में जरा। ठीक है, मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, पार्टीज को रजिस्टर करता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ। आ गया ना? मैंने बोला इलेक्शन कमीशन तुम्हारी पार्टीज को रजिस्टर तो करता है, लेकिन तुम किसी पार्टीज को कैसे जानते हो? जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने चार चित्र बने हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने चार चित्र बने, और उन चार चित्र का मैं विचरण कुछ ऐसे करता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक बोल दिया कि एक ये तुम्हारी साइकिल है, ठीक है, और एक तुम्हारे मतलब एक में कमल बना है, और एक में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हाथी बना है, और एक में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लालटेन बना है। तो तुम मुझे बताओ, तुम बीजेपी को कैसे समझते हो? बीजेपी को नाम से समझते हो, या ज्यादातर तुम सिंबल देख के भी समझ जाते हो? बताओ मुझे। सिंबल देख के भी समझ सिंबल जाते देख के भी समझ जाते हो ना? तो सिंबल प्रोवाइड करना किसी भी पार्टी को, वो किसका काम होता है? वो तुम्हारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। लेकिन जो तुम्हारी नेशनल पार्टी होती है, नेशनल पार्टीज को वो मतलब क्या कहते हैं, थोड़ी सी प्रायोरिटी देने की कोशिश करता है। कैसे प्रायोरिटी देने की कोशिश करेगा? वो ये बोलेगा कि ये सिंबल हर कोई इंसान यूज नहीं कर सकता, मतलब कि कुछ ऑफिशियल मेंबर ही यूज कर सकते हैं। और ऑफिशियल मेंबर को ही क्यों बोला चुनने के लिए, बाकी सबको क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लो कि अगर बीजेपी की पार्टी में कम से कम लाखों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, ठीक है, अब मान लो कि उनमें से अगर कोई बीजेपी का सिंबल बना के, और अगर मान लो कि कुछ गंदे हरकत करता है, ये सब करता है, तो बीजेपी तो नेशनल पार्टी है, तो ये पूरे देश विदेश हर जगह जाएगी खबर, तो देश बदनाम होता है ना? तो जिसकी वजह से क्या बोला जाता है कि कोई जो भी नेशनल पार्टी होती है उसमें ऑफिशियल मेंबर के पास ही मतलब राइट होता है कि वो उस चीज के इलेक्शन सिंबल को होल्ड कर सकती है। लेकिन जब भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें होती है, तब भले चाहे मतलब कैंपेन के समय आप मतलब क्या कहते हैं उनको दिखाने के लिए हमारे सारे लोग हैं, तब आप भले वो सारी चीजें कर लो। लेकिन किसी भी इलेक्शन कमीशन का क्या, पार्टी को रजिस्टर करना और वो सारी चीजें प्रोवाइड करना, सबको इक्वली ट्रीट करना, लेकिन समाओ कुछ कुछ जगह मतलब वो उनको मतलब क्या कहते हैं, थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं स्टैब्लिश पार्टी, नेशनल पार्टी को थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं, ये चीज है। तो जो स्पेशल स्पेशलिटीज की बात की जाएगी तो क्या है कि इलेक्शन कमीशन तुमको एक जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो नेशनल पार्टी होती है, नेशनल पार्टी में मतलब क्या कहते हैं एक कमरा दिल्ली में भी दिया जाता है उनको, कि ताकि मतलब अगर कुछ हो तो उनसे भी बातें कर सके। तो मुझे बताओ दिल्ली में अगर जैसे कमरा मिलना मतलब कि भाई तुम्हारे पार्लियामेंट में अगर एक कमरा मिलना है, तो हर किसी पार्टी को तो मिलेगा नहीं, 750 मेंबर है तो 750 को मिल जाएगा, तो किसी एक को ही मिलेगा, या फिर मान लो कि मतलब कुछ ही पार्टीज को मिलेगा, तो उन्हीं पार्टीज को मिलेगा ना जो नेशनली रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर जो तुम्हारी रीजनल पार्टी वो भी तो ऐसा बोल सकती है कि ये देखो यार उनको कमरा दे दिया, सब दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो इलेक्शन कमीशन केवल उन्हीं उनको ज्यादा स्पेशलिटीज प्रोवाइड करता है जो नेशनली रिकॉग्नाइज होती है, मतलब जिनको पूरा देश जानता है, वो सारी चीजें हैं, है ना? तो इस चीज को समझना। तो जो एक ऐसी पार्टी जिसको नेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, उस तरीके की पार्टीज को बोला जाता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज बोला जाता है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड, अब आगे पढ़ो। The election commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to become a recognized party. A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the Legislative Assembly of a state and wins at least two seats is recognized as a state party. A party that secures at least 6% of the total vote in Lok Sabha election of or assembly election in four states and win at least four seats in Lok Sabha is recognized as a national party. अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये मतलब कुछ भी अगर तुमको थोड़ा सा भी हिंट आया उसमें, तो मुझे बताओ क्या इस पैराग्राफ में क्या समझाने की कोशिश की गई है? मतलब अगर स्टेट रीजनल पार्टी स्टेट चलो ठीक है, मैं इलेक्शन। समझाता हूँ। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठा उसने बोला कि यार तुम मेरे बड़े चहेता हो, मैं तुमको नेशनल पार्टी बोल देता हूँ, मैं तुमको वो बोल देता हूँ। अब जैसे मान लो कि मैं अगर एक पार्टी बनाता हूँ, उस पार्टी को मैं केरला में भेज देता हूँ, हर जगह भेज देता हूँ, वो सारे भेज देता हूँ, और मैं कह देता हूँ यार मेरी पार्टी है तो वहाँ, मेरी पार्टी है तो यहाँ, लेकिन वो पार्टी तुम्हारी वहां इलेक्शन जीत रही कि नहीं जीत रही, ये भी मैटर करता है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपकी पार्टी हर एक प्रदेश में है भी, तो लेकिन कौन कुछ कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड कर रखे इलेक्शन कमीशन ने कि अगर वो प्रोपोर्शन ऑफ वोट और अगर सीट मिलेंगी, तभी हम पार्टी को मतलब रिकॉग्नाइज पार्टी एज अ नेशनल पार्टी बोलेंगे, वरना अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जिसमें सबसे पहला क्या है
कि एक पार्टी को एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट, मतलब क्या कहते हैं, 6% ऑफ टोटल वोट इलेक्शन में करना ही पड़ेगा किसी भी स्टेट की असेंबली में, या तो फिर एटलीस्ट 2 सीटें उनको मतलब एज अ स्टेट पार्टी जीतनी ही पड़ेगी। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला कि तुम्हारे जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में टोटल 1000 वोट पड़े। कितने पड़े? टोटल 1000 वोट पड़े। तो इस 1000 वोट में अगर मान लो कि वो 6% वोट अगर वो पा रहा है, मतलब कि अगर 60% वोट पा रहा है, तो वो एक तरीके से तुम्हारी रिकग्नाइज पार्टी कहलाएगी। नेशनल पार्टी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी वो बात की बात है, लेकिन अभी क्या मतलब कि वो एक रिकग्नाइज पार्टी कहलाई जाएगी कि मतलब यार इस पार्टी में कुछ तो दम है, कि जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं 1000 में से कम 60 वोट तो इन्हीं को मिल रखा है। ये चीज हो गया। अब अगर मान लो कि उनको एटलीस्ट अगर 6% ऑफ टोटल वोट अगर किसी भी इलेक्शन में मिल गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में, मतलब किसी भी स्टेट में इलेक्शन हुआ जहाँ तुम्हारे 1000 लोगों ने वोट दिया, और 1000 में से किसी को अगर 60 वोट मिला, है ना, और अगर मान लो कि वो मिल गया ये चीजें, तो फिर मतलब उनको एक तरीके से रिकग्नाइज बोला जाएगा। और इसके साथ साथ उनको मतलब क्या कहते हैं 2 सीटें भी जीतना है। अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारा इलेक्शन है, क्या है, जैसे मान लो कि तुम्हारा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला था, और इलेक्शन में जो उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ जो सीटें आई हैं, वो तुम्हारी सीटें आई हैं, 80 सीटें आई हैं। कितनी आई हैं? 80 सीटें आई हैं। और जो तुम्हारा इलेक्शन हुआ, मान लो कि जब तुम्हारा इलेक्शन हुआ, तो उसमें टोटल 10,000 वोट पड़े। मतलब कितने पड़े? 10,000 वोट पड़े। तो 10,000 वोट में पहले तो तुम्हारे 6% वोट पड़ने चाहिए, मतलब मिलने चाहिए तुमको टोटल। मतलब कि 10,000 में तुमको 600 वोट तो मिलने ही चाहिए। और उसके साथ साथ इन 80 सीटों में तुमको 2 सीटें भी मिलनी चाहिए। अगर मान लो कि ये दोनों चीजें तुम्हारी एक साथ हैं, तब जाके तुम्हारी स्टेट पार्टी एज अ रिकॉग्नाइज की जाएगी। क्या की जाएगी? स्टेट पार्टी एज अ रिकॉग्नाइज की जाएगी। क्या की जाएगी? स्टेट पार्टी। तो अगर मान लो कि तुमको अपने स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए, तो तुमको दर्जा तभी मिलेगा जब कभी भी इलेक्शन हो रहा होगा, तो इलेक्शन में जो भी जितने भी वोट पड़े होंगे उनमें से कम तुम्हारे पास 6% का वोट तुम्हारे पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ तुम मतलब क्या कहते हैं 2 सीटें एटलीस्ट तो तुम जीते ही हो, तभी तुमको मतलब क्या कहते हैं कि एक स्टेट पार्टी बोला जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतना बताओ मुझे हल्का सा। हेलो, इतना समझ में आ हाँ गया? समझ गया। आगे ना देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी क्या बोल रहा है कि कोई पार्टी को मतलब मैं स्टेट पार्टी बोलूंगा या किसी पार्टी को मैं नेशनल पार्टी बोलूंगा, वो कैसे बोलूंगा? वो एक क्राइटेरिया के थ्रू बोलूंगा। तो सबसे पहले क्राइटेरिया उसने कौन सा बताया? सबसे पहला क्राइटेरिया उसने समझाया तुम्हारा स्टेट पार्टी का समझाया। और स्टेट पार्टी का पहला क्राइटेरिया क्या है कि तुम्हारे स्टेट में जितने भी इलेक्शन, जो भी इलेक्शन हो रहा है, और उस इलेक्शन में जितना भी टोटल वोट पड़ रहा है, उस टोटल वोट का मेरे को कितने परसेंट वोट चाहिए? 6%। 6% चाहिए। और उसके साथ साथ जब भी तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, वो सारी लड़ रहे हो, तो सीट भी होंगी। तो उन सीटों में से कम मिनिमम सीट तुम्हारे पास कितनी होनी चाहिए? 2 2। 2 सीटें होनी चाहिए। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास 6% ऑफ टोटल वोट है, और उसके साथ साथ तुम्हारे 2 सीटें हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी पार्टी को फिर स्टेट पार्टी बोल दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कल को अगर अमन को अपनी कोई पार्टी बनानी है उत्तर प्रदेश में, तो अगर मान लो कि अगर जैसे मान लो कि जितना भी टोटल वोट पड़ता है, वैसे तो 10 लाख करोड़ 10 लाख वोट पड़ता है, मतलब करोड़ों में वोट पड़ता है। तो उसकी 6% सीट, मतलब 6% वोट मिल जाए, और उसके साथ साथ अमन कोई अगर 2 सीट जीत जाए, तो अमन बड़े आराम से बोल सकता है कि यार मेरी पार्टी एक स्टेट पार्टी है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो अब हम दूसरा केस लेने वाले हैं कि तुम्हारा नेशनल पार्टी किसको बोला जाएगा। स्टेट पार्टी को तुमने समझ लिया, 6% ऑफ टोटल वोट मिल जाए, 2 सीटें मिल जाए, वो तुम्हारा स्टेट पार्टी हो गया। तो भाई नेशनल पार्टी क्या है? तो देखो, नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जिसको एटलीस्ट मतलब क्या कहते हैं 6% ऑफ टोटल वोट लोकसभा के इलेक्शन में, मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, या तो उसको कोई 4 स्टेट के मतलब क्या कहते हैं इलेक्शन हुए, उसमें टोटल 6% ऑफ सीट मिलो, और कम से कम 4 सीटें तो उसने लोकसभा में जीती ही जीती हो। मुझे बताओ कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गया? बताओ पहले, नहीं कंफ्यूज हो भैया। गए? चलो मैं अब समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो स्टेट पार्टी के समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? वेरी गुड। अब देखो मैं तुमको नेशनल पार्टी का समझाता हूँ। तो उसने क्या बोला कि अगर आपको नेशनल पार्टीज अगर आपको बनानी है, तो नेशनल पार्टी में आपके पास 6% ऑफ टोटल वोट तो होना चाहिए। लेकिन उसने टोटल वोट कहाँ का बोला? एक तो बोला या तो आपके पास लोकसभा इलेक्शन का होना चाहिए। अगर मान लो कि आपके पास लोकसभा इलेक्शन का 6% वोट नहीं है, तो फिर आपके पास एटलीस्ट 4 स्टेट का, मतलब क्या कहते हैं 4 स्टेट के इलेक्शन का टोटल 6% वोट होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि तुमको लोकसभा में 6% टोटल सीट, मतलब टोटल वोट नहीं मिलता है, लेकिन तुम्हारे पास स्टेट में 4 स्टेट में मतलब क्या कहते हैं तुमको 6% ऑफ टोटल वोट मिल जाता है,
तो भी तुमको एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो मुझे बताओ, पहले तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया इतना? हाँ भैया समझ आ गया। गया। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारे पास उन 550 सीटों में, मतलब लोकसभा में जो 550 सीटें, उसमें टोटल तुम्हारे पास 4 सीटें होनी ही चाहिए। तो मुझे बताओ, एक एक नेशनल पार्टी की रिक्वायरमेंट क्या है और एक तुम्हारे स्टेट पार्टी की रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई? हेलो? हाँ हाँ यश, अमन? हाँ आ गए ना? तो और एक बार मैं फिर से तुमको हाँ एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। और विश्वास मानो, ये यूपीएससी के आईएएस में क्वेश्चन आता है, सीडीएस में क्वेश्चन आता है, सीएपीएफ में क्वेश्चन आता है, और लड़के इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर कि कुछ कहने को नहीं। फिर से याद रख लेना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर मान लो कि आपको स्टेट पार्टी बनानी है, तो जब भी इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में टोटल वोट पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? टोटल वोट पड़ेंगे। कि मतलब इतने हजार लाख करोड़ मतदाताओं ने अपना वोट दिया। तो अगर मान लो कि तुमको स्टेट पार्टी बनानी है, तो टोटल कितने परसेंट ऑफ आपके पास वोट होनी चाहिए, बताओ मेरे पास? 6%, छह 6% परसेंट होने चाहिए। और उसके साथ साथ अगर मान लो कि स्टेट पार्टी आपको बनानी, तो आपका जो स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी आपके पास टोटल सीट्स होंगी कुछ, है ना? टोटल सीट्स होंगी। तो उन टोटल सीट्स में आपके पास टोटल कितनी सीट होनी चाहिए? एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2, मतलब कि दो तो सीटें होनी चाहिए। वेरी गुड, ये हो गया। अब तुमने बोला कि यार मैं स्टेट स्टेट तो काफी खोल चुका, अब मेरे को नेशनल पार्टी बनानी है। तो चलो और नेशनल पार्टी बनाती है। तो अगर नेशनल पार्टी बना रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो इलेक्शन का जो पॉइंट है, वो तुम लोकसभा में लड़ना चाह रहे हो। तो अगर तुम लोकसभा में लड़ना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है कि जब भी वोट किया जाएगा लोकसभा के इलेक्शन में, मतलब कि जब भी एमपी के लिए वोट किया जाएगा, तो उस समय तुम्हारे पास टोटल वोट कितने होने चाहिए? कितने वोट होने चाहिए? इसमें भैया 6% ना। 6% वोट होने चाहिए। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि यार तुम्हारी जो मतलब पार्टी है, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, लोकसभा में तो 6% सीट नहीं ला पाई, लेकिन तुम्हारे कितने स्टेट में अगर वो 6% अगर टोटल वोट का अगर वो ले आती है, तो उसको मतलब क्या कहते फोर हैं, फोर नेशनल पार्टी बोल देंगे, बताओ? फोर 4 स्टेट में, वेरी गुड, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर जैसे मान लो कि वो नेशनल पार्टी बननी, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा इलेक्शन में उसको मतलब क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ सीटें ही चाहिए। तो मुझे तो लोकसभा में फिर उसके पास कितनी टोटल सीटें होनी चाहिए? ये 4 ही सीट होनी चाहिए। 4 सीटें होनी चाहिए, वेरी गुड, ये चीज है। तो इस चीज को तुम समझ जाना। अब जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, उसकी बात कर देता हूँ, तुम्हारे उसकी एक पार्टी है तुम्हारी, आप पार्टी। आप पार्टी जानते हो तुम लोग? आप पार्टी का नाम सुना तुम लोगों ने? हाँ है ना? हाँ आप हाँ पार्टी हाँ तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, वो वाली पार्टी है, एक केजरीवाल की पार्टी है, ठीक है। तो अब देखो, केजरीवाल की जो पार्टी है, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, लोकसभा में 6% सीटें उसके नहीं आती हैं, लेकिन उसकी 4 स्टेट में 6% से ज्यादा सीटें आती है। कौन कौन सा? एक तो तुम्हारा दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी में आ जाती है। दूसरा तुम्हारा हरियाणा में आ जाती है। तीसरा उसका पंजाब में आ जाती है। पंजाब के साथ साथ उसका जो चौथा इलेक्शन, जहां मतलब चौथा स्टेट है जहां 6% से ज्यादा वोट बने थे, वो था तुम्हारा मतलब गोवा। गोवा में जिसकी सरकार है, वो तुम्हारी एक तरीके से आप पार्टी की भी सरकार हो रखी है वहां, ये चीज है। लेकिन गठबंधन में इस समय शायद बीजेपी के साथ हो रखी है। तो ये चीज है। तो नेशनल पार्टी गोवा कैसे बन गई? क्यों? क्योंकि दिल्ली में भी उसके मतलब 6% सीटें हैं, पंजाब में भी 6% सीटें हैं, उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, उसके मतलब क्या कहते हैं, थोड़े से हरियाणा में भी सीटें हैं, और साथ साथ में उसके गोवा में भी सीटें हैं। तो उसके 6% सीट से वो मतलब नेशनल पार्टी ऐसा रिकग्नाइज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट उसको लोकसभा में 4 सीटें चाहिए। तो लोकसभा में भी उसके पास 4 सीटें हैं। तो मतलब कि 4 सीटें उसको लोकसभा से मिल गई, और 6% ऑफ वोट टोटल उसको 4 स्टेट से मिल गया। तो जिसकी वजह से हम लोग आप पार्टी को नेशनल पार्टी बोलते हैं, है ना? और लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर मान लो किसी के पास 4 स्टेट में अगर 6% वोट नहीं है, तो फिर उसके अगर मान लो कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, मतलब 550 मेंबर के बीच में अगर इलेक्शन हो रहा है, तो जब भी जितना भी इलेक्शन हो, उसमें जितने भी वोट पड़े, तो अगर उन वोटों में अगर उस पार्टी के पास अगर 6% वोट आ गया, तो भी उसको फिर 4 स्टेट से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया। हाँ, बोलो बेटा। 6% टोटल वोट्स उनको लोकसभा में चाहिए रहते हैं, और अगर हाँ नहीं मिले तो उनको 4 स्टेट में 6% वोट लाने पड़ते हैं। हाँ, 4 स्टेट के तब उन्हें स्टेट 4 सीट इलेक्शन में, मिलती है ना। स्टेट इलेक्शन में, मतलब जब अच्छा। स्टेट का इलेक्शन हो रहा होता है, तब उनको 6% टोटल वोट वहां चाहिए उनको। ये चीज है। हाँ ठीक है। समझ में आएगा ना? इस चीज अगर को याद रखना। अगर लोकसभा में नहीं लाई ना 6%, तब हाँ, अगर लोकसभा में नहीं लाई, तो उसके पास 4 स्टेट ऐसे होने चाहिए जहां उनका 4 स्टेट में दबदबा हो, मतलब कि कम से कम उनको 6% वोट तो मिलते ही मिलते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
आया इतना। और विश्वास मानो, ये जो क्वेश्चन मैं जो तुमको इतना डीपली और एकदम प्रिसाइज पढ़ा रहा हूँ ना, और विश्वास मानो मतलब क्या कहते हैं, बहुत मतलब बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन फिर भी लड़के मतलब क्या कहते हैं, एकदम बेकार तरीके से करके आते हैं, पार्टिसिपेट करके आते हैं। आप पढ़ो इसमें। According to this classification, there are six recognized national party in the country as per notification of the Election Commission of India हम्म। issued अब देखो, in इलेक्शन कमीशन मतलब अगर 2023 की बात की जाए, तो 2023 के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंडिया में टोटल नेशनल पार्टीज कितनी बताई, मुझे बताओ कितनी बताई है। भैया six. 6 बताई है। तो अभी अब अगर मान लो नेशनल पार्टी मतलब पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उनके बारे में पढ़ना तो जरूरी है। तो देखो, सबसे पहली पार्टी किसका नाम आया, बताओ मुझे। तुम्हारे आप पार्टी का ही नाम आया है, आम आदमी पार्टी। किसका नाम आया तुम्हारा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का नाम आया। तो आओ चलो, आम आदमी पार्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आओ पढ़ो। भैया अमन से पढ़वाइए, अमन से। अमन, वो अमन सो गया ना? हाँ। पढ़ चुपचाप। चलो यश तुम पढ़ो, आलसी वाला। Formed on 26 November 2012 following the 2011 anti-corruption movement, the party was founded on the idea of accountability, clean administration, transparency, and good governance. In the year after its formation, AAP emerged as the second largest party in the Delhi Legislative Assembly election. It formed a government with the support of Indian National Congress. It also emerged as the third font in the politics of Gujarat after 2022. Gujarat Legislative Assembly election presently AAP formed governments in Punjab and Delhi in the Lok Sabha election held in 2019. It secured on one seat in the Lok Sabha. सॉरी। अच्छा देखो, मैंने थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। मैंने पहले क्या बोल दिया कि उसकी हरियाणा में सीट है। तो पहले आप पार्टी को मैं फिर से समझता था, और उसके साथ साथ मतलब क्या क्या था रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज में मैंने समझना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़े मैंने दिक्कत क्या कर दी, जब मैं तुमको नेशनल पार्टी समझा रहा था, तो नेशनल पार्टी में मैंने तुमको ये बोल दिया होगा 6% उसको सीट तो चाहिए ही चाहिए। 6% सीट या तो उसको लोकसभा के इलेक्शन में चाहिए, या तो 4 स्टेट में 6% सीट चाहिए। और फिर उसके साथ मैंने क्या बोल दिया था कि एटलीस्ट उसके पास 4 सीटें लोकसभा में तो होनी चाहिए एज अ रिकग्नाइज। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कितनी भी सीटें हो, मतलब मिनिमम 1 सीटें तो होनी चाहिए, है ना। लेकिन यार देखो, लिख तो रखा है विन एट एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, ये चीज है। चलो अच्छा, मैं समझ गया कि मतलब आज के टाइम में उसके पास 4 सीटें तो वो चीज है। और लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में तुमको समझा दे रहा। आम आदमी पार्टी जब फॉर्मेट हुई थी, जब बनी थी, तो 2012 में बनी थी। और वो 2012 में क्यों बनी थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने 2011 में एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था एंटी करप्शन मूवमेंट, जिसको दूसरे नाम से बोला जाता है अन्ना हजारे मूवमेंट। याद है अन्ना अन्ना मूवमेंट? अगर तुम लोग छोटे रहे होगे तो अन्ना मूवमेंट सुना होगा। एक अन्ना हजारे मोटे मोटे से हैं, थोड़े से काले काले सामने से, उन्होंने मूवमेंट चलाया था दिल्ली में, ठीक है। और उन्होंने मूवमेंट क्यों चलाया था, क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा करप्शन हो रहा था, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा था। तो फिर जब तुम्हारी ये जब पार्टी बनी, तो ये पार्टी पहले तो मतलब अनशन रखी थी, खूब अनशन रखी, खूब लड़ाई लड़ी, समझ रहे हो। उस अनशन में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे केजरीवाल भी थे, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे एक तुम्हारे शायरी करते हैं, वो भी थे, ठीक है। तो अन्ना हजारे भी थे, इन सब लोगों ने मतलब क्या कहते हैं आमरण अनशन कर रखा था, ये सब कर रखा था। तो फिर उनकी बात मानी गई। फिर जब बात मानी गई तो फिर ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म की जाए। उसने बोला, मतलब क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने। तो उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ 2011 के मोमेंट पे फिर 2012 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और ये आइडिया रखा कि वो पार्टी, अपनी पार्टी उनकी अकाउंटेबिलिटी पे बात करेगी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेगी, ट्रांसपेरेंसी में बात करेगी, और गुड गवर्नेंस को लेकर बात करेगी। तो जैसे ही उन्होंने पार्टी का फॉर्मेशन किया, और फिर उसके बाद जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उन्होंने दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए। लेकिन गवर्नमेंट तो बना नहीं सकती थी। तो फिर दूसरी पार्टी कौन सी सबसे ज्यादा थी, वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के फिर उन्होंने वहां की अपनी गवर्नमेंट चलाई, ये चीज हो गया। फिर उसके साथ साथ उन्होंने 2022 में उन्होंने गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब क्या कहते हैं एज अ थर्ड पार्टी मतलब
सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज होकर आए। मैं जब बोलता हूँ थर्ड पार्टी इमर्ज होकर आए, इसका मतलब है कि उन्होंने 6% सीट वहां भी एक्वायर कर लिया, मतलब कि दिल्ली में 6% सीट एक्वायर कर लिया, गुजरात में भी कर लिया, और उसके साथ साथ उनकी पंजाब और दिल्ली में तो सरकार बनती ही है। तो इसका मतलब क्या चीज है, अभी तो नहीं है लेकिन बनती थी। तो इसका मतलब क्या है कि दिल्ली और पंजाब में तो उनकी गवर्नमेंट बनी, इसका मतलब है कि 6% सीट से ज्यादा उनकी है ही है। और अगर मैं 2019 के लोकसभा के इलेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूंगा, तो उनके पास टोटल नंबर ऑफ 1 सीट है ही है। ठीक है। लेकिन अभी मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर लिख रखा है कि 6% सीट के साथ साथ आपके पास एटलीस्ट 4 सीटें लोकसभा की तो होनी ही चाहिए, 4 सीटें। लेकिन मतलब क्या कहते हैं, आप पार्टी के पास तो केवल 2019 में केवल एक ही सीट थी, लेकिन फिर भी उसको मतलब क्या कहते हैं नेशनल पार्टी क्यों बोला जा रहा है, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद हो सकता है कि 2000 मतलब क्या कहते हैं 19 से पहले जो इलेक्शन हुआ, शायद उसमें 4 सीटें आई हो, तो उसमें 4 सीटें आने की वजह से उसको तुरंत नेशनल पार्टी बोल दिया। लेकिन अगले साल वो मतलब वो नहीं। अच्छा देखो, एक बात मैं ये भी बता दे रहा हूँ। आप जैसे मान लो कि एक बार तुम्हारी अगर पार्टी नेशनल पार्टी हो गई, लेकिन अगली बार जब इलेक्शन हुआ तो तुम उस तरीके से जीत नहीं पाए, तो तुमको तुरंत वो नेशनल पार्टी से हटा नहीं देते, तुमको तुरंत दरकिनार नहीं कर देते, कुछ साल का तुमको मतलब चांस भी देते। तो ये हो सकता है कि जब इनकी एक पार्टी में केवल एक सीट जीती, तब वो शायद उनका वो चांस ही पीरियड चल रहा हो, ये भी चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? आ गया। अब मुझे बताओ, ये क्या कहते हैं, अब ये बहुजन समाज पार्टी का कभी नाम सुना है तुमने? बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। बहुजन हाँ, समाज पार्टी का नाम नहीं सुना? क्या यार, तुम सुना लोगों ने है, मतलब मायावती का नाम नहीं सुना? सुना है, सुना है, सुना है। अच्छा हाँ सुना। अरे यार, मायावती की पार्टी एकदम भगवान वाली पार्टी है यार, ये तो है ना, इसको तो कभी भूलना ही नहीं। ठीक है, ये चीज है। तो और चलो, पहले इसको पढ़ो फिर समझाते हैं। Formed in 1984 under the leadership of Kanshi काशीराम। Ram, Kashi Ram seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, Adivasi, OBCs, and religious minorities. Draws inspiration from the ideas and teaching of Sahu Maharaj, Mahatma Phule, Parihar पेरियार Ram, रामास्वामी नायकर। Periyar Ramaswamy Naikar, and Baba Saheb Ambedkar stands for the cause of securing the interests and welfare of the Dalits and oppressed people. It has its main base in the state of Uttar Pradesh and sustainable presence in neighboring states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi, and Punjab. अब देखो, बहुजन समाज पार्टी तुम्हारी बनी थी 1984 में, और जो इस पार्टी को बनाया था उसका नाम था तुम्हारा काशीराम था। तभी तुमने देखा होगा काशीराम से काफी तुमको मतलब पुल भी दिख जाएंगे, काशीराम से तुमको काफी सारे हॉस्पिटल भी दिख जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जब तुम्हारे मायावती की सरकार थी, तब तुमको काशीराम कॉलोनीज भी तुमको सुनाई देती होंगी। सुनाई दी कि नहीं सुनाई दी, बताओ मुझे। हाँ, है हाँ ना? जी। तो जो तुम्हारे ये जो काशीराम थे, काशीराम ने जब मतलब क्या कहते हैं, ये जब तुम्हारी मतलब पार्टी बनाई, तो ये पार्टी किसको रिप्रेजेंट करती थी? उन लोगों को रिप्रेजेंट करती थी जो बहुजन समाज से आते थे। बहुजन समाज का मतलब केवल वो लोग नहीं जो तुम्हारे दलित हैं, या फिर जो तुम्हारे आदिवासी हैं, नहीं। इसमें तुम्हारे ओबीसीज भी आते हैं, इसमें तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज के भी लोग आते हैं, इसमें तुम्हारी वुमन भी आती हैं। तो दलित के साथ जब भी मैं ऑप्रेस्ड क्लास लगाता हूँ, तो ऑप्रेस्ड पीपल या फिर ऑप्रेस्ड क्लास लगाने का मतलब क्या है कि वो लोग भी जो तुम्हारे दलित में नहीं है, लेकिन उनके साथ भी अत्याचार होता है, जैसे कि औरतों के साथ अत्याचार होता है। तो जब मैं ऑप्रेस्ड पीपल्स बोलता हूँ, तो उसमें तुम्हारे इंडिया में वुमन के साथ भी अत्याचार होता है। तो जब मैं बोलता हूँ ना बहुजन समाज, तो बहुजन समाज का मतलब तुम लोग ये मत समझ लेना कि तुरंत कि अरे भाई ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ये एससी कैटेगरी के मतलब शेड्यूल कास्ट के, नहीं। उसमें तुम्हारे दलित भी आ रहे, आदिवासी भी आ रहे, ओबीसीज भी आ रहे, तुम्हारे रिलीजियस माइनॉरिटीज के भी लोग आ रहे हैं। लेकिन काफी बार हम लोग ऐसा बहुजन समाज को हम लोग दलित के सेंस में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग दलित के सेंस में लेने की कोशिश क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारी पार्टी बनी थी, जो काशीराम ने पार्टी बनाई थी, इन्होंने जो इंस्पिरेशन लिया था, जो आइडिया लिया था, ये तुम्हारे साहू महाराज से लिया था, महात्मा गांधी, महात्मा फूले से लिया था। महात्मा फूले और इनकी वाइफ ने मिलकर तुम्हारे लड़कियों के लिए मतलब क्या कहते हैं एक वो कैंपेन चलाया था, जिसमें इन्होंने लड़कियों को पढ़ाया था। महात्मा फूले थे, वो तुम्हारे शेड्यूल कास्ट से आते थे, उनके साथ काफी अत्याचार हो रहा था, और उन्होंने देखा कि उनके औरतों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, और जो उनके समाज में तो औरतें ही हैं, और उसके साथ साथ जो अपर कास्ट में औरतें हैं, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया था, लड़कियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
ये चीज था। उसके बाद तुम्हारे पेरियार रामा स्वामी नायकर, पेरियार रामा स्वामी नायकर ने तुम्हारे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पे ये चलाया था, उन्होंने बोला था कि जब तुमको शादी करनी होती है, जब सारी चीजें तुमको करनी होती है, वो सब करनी होती है, तो फिर तुम पंडित को क्यों बुलाते हो? तुम भी अपनी तरफ से पंडित, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारी जात का पंडित होना चाहिए, वो शादी होनी चाहिए इस तरीके से, ताकि तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहे, ये सब बनी रहे। तो पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी ये सारे स्टैंड लिए थे। बाबा साहब अम्बेडकर को तो हम लोग जानते ही, भगवान रूप के हैं ये, है ना। तो जब इन लोगों से जब इन्होंने इंस्पिरेशन लिया, तो ज्यादातर इंस्पिरेशन सोचते हैं लोग कि यार ये सारे लोग एससी कैटेगरी को ही सपोर्ट करते, तो वो बहुजन समाज को दलित से रिलेट करते, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुजन समाज इज फॉर ऑल who are in the oppressed class, no matter it is from the Dalit, आदिवासीज और ओबीसीज और एनी काइंड ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो ये चीज है। तो जब भी इस तरीके की जो पार्टी बनती है, ये किसके लिए स्टैंड लेती है, ये किसके लिए इंटरेस्ट लेने की कोशिश करती है? वो लोग जो तुम्हारे दलित है और ओप्रेस पीपल है, वो उनके वेलफेयर की बात करती है। तो अगर मैं जैसे इसका बेस की बात करूंगा कि सबसे ज्यादा तुम्हारे बहुजन समाज पार्टी का बेस कहाँ है, जहां इनका दबदबा है, तो मेन दबदबा तो इनका उत्तर प्रदेश में ही रहा है। लेकिन जो तुम्हारे नेबरिंग स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, उत्तराखंड हो गए, दिल्ली हो गए, पंजाब हो गए, यहाँ भी कहीं ना कहीं इनका सब्सटेंशियल प्रेजेंस रहा ही रहा है। तो मुझे बताओ, जैसे मैं मध्य प्रदेश बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, उत्तराखंड बोलता हूँ, दिल्ली बोलता हूँ, पंजाब बोलता हूँ, तो तुम्हारे माइंड में मैप आता है कि नहीं आता है? कि मेरे को बार बार इस तरह से खोल के समझाना पड़ेगा आज भी, है ना। तो ये है तुम्हारा उत्तर प्रदेश, ये है तुम्हारा छत्तीसगढ़, समझे? अभी ये क्या हो गया? ठीक है, तुम लोग को स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया दिख ठीक, रही है। ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ है, ये तुम्हारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये तुम्हारा दिल्ली है जहाँ 550 लिख रखा है, ठीक है, ये तुम्हारा पंजाब है ना, ये तुम्हारा हरियाणा है, इस तरीके से। तो जो तुम्हारे नेबरिंग स्टेट है, वहाँ नेबरिंग स्टेट में भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा बहुत दबदबा है, ये चीज है। लेकिन अगर मैं उसके मेन बेस की बात करूंगा, तो वो सबसे ज्यादा पार्टी मतलब कहाँ उसका मेन बेस है, वो तुम्हारा है मतलब क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो इस चीज को जान लेना। तो उत्तर प्रदेश में तो इसने मतलब काफी बार मतलब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बनाई है ना। और हो सकता है कि गवर्नमेंट इसने मतलब क्या कहते हैं, सपोर्ट से भी बनाई हो। तो काफी बार ऐसा भी हुआ है कि इसने कोalition के साथ मिलकर मतलब क्या कहते हैं, बहुत बार मतलब अपनी गवर्नमेंट बनाई है। मतलब लगेगा नहीं कि इनकी गवर्नमेंट है, लेकिन इनकी गवर्नमेंट कैसे है, क्योंकि कोalition में मतलब कि ये तुम्हारे समाजवादी पार्टी से भी मिल रखे हैं, तुम्हारे सीपीआई से भी मिल रखे हैं, उन सबसे मिलकर बनाई है। लेकिन शायद एक बार इलेक्शन तब हुआ था जब इनको मतलब क्या कहते हैं, खुला मतलब बहुमत की सरकार मिली थी, मतलब कि जब इलेक्शन हुआ था तो इनको मतलब फुल सीटें मिली थी, तब वो था। अब देखो, जब 2019 का इलेक्शन हुआ लोकसभा में, और जब उसकी पोलिंग हुई, ये सारी चीजें हुई, तब इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ वोट आए थे, वो केवल 3.63 वोट्स आए थे। और जो इनका जो इलेक्शन में जो लोकसभा में जो सीट जीती थी, वो कितनी जीती थी? केवल 10 सीट जीती थी। तो अभी अगर मान लो कि मैं टोटल वोट की बात करता हूँ, तो इनके तरफ टोटल वोट तुम्हारे 6% से भी कम है। और अगर मैं लोकसभा के इलेक्शन की अगर मैं उसकी बात करता हूँ, तो इनकी 10 सीटों से भी ज्यादा हो रखी है, मतलब 4 सीटों से भी ज्यादा हो रखी है। तो ये जो तुम्हारा टाइम है, वो 2019 का टाइम बता रहा है, मतलब ये लास्ट इलेक्शन का तुमको पीरियड का समझाने की कोशिश कर रहा है, कि जब तुम्हारा लास्ट इलेक्शन होता है 2019 के डाटा के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब ये तुम्हारी नेशनल पार्टी बनी थी, तब नेशनल पार्टी जो थी वो तुम्हारी कहीं पहले बनी थी। लेकिन आज भी तुम्हारा बहुजन समाज पार्टी को मतलब क्या कहते हैं, वो बोला जाता है, नेशनल पार्टी बोला जाता है। लेकिन अगर मैं तुमको सच सच बताऊं, तो बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आज में एक भी सीटें नहीं है, एक भी सिंगल सीट नहीं है आज भी इसके पास, कि सिंगल सीट में मतलब क्या कहते हैं, इसके एमएलए और एमपी हो, है ना। तो बहुत टाइम चेंज देखने को मिला है। लेकिन जब भी हम बोलते हैं वो तुम्हारी एक नेशनल पार्टी तो कभी बनी थी। अब वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि कब वो उसको डी नेशनलाइज करेगी, मतलब कि कब वो उसको नेशनल से कब वो स्टेट करेगी, वो इलेक्शन कमीशन पे बेस्ड हो रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मेरे को इतना बताओ, इतना आ गया? हाँ भैया समझ गया समझ गया। अब मुझे तो नेक्स्ट पार्टी पढ़ना है, या फिर मतलब कि कल पढ़ोगे? नेक्स्ट पार्टी पढ़ा दीजिए भैया, अभी तो टाइम है। ठीक है, बीजेपी पढ़ना है, फिर सीपीआई पढ़ना है, 6 पार्टी है टोटल। तो 3 पार्टी पढ़ते हैं आज, 3 पार्टी के बारे में कल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नेशनल पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट पार्टी में ज्यादा कुछ है नहीं खास, क्योंकि स्टेट पार्टी में थोड़ा थोड़ा चीजें जाननी। और जब देखो सुनो, और जब तुम स्टेट पार्टी के बारे में जानोगे, इन सबके बारे में जानोगे ना, तब मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ा सा और मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारी नॉलेज को लेकर लोग तुमको प्रेज करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं ना। तो इसको एकदम हल्के में मत लेना। आओ, अब एक पार्टी के बारे में पढ़ते हैं जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो कौन सी पार्टी तुम्हारी? बीजेपी पार्टी है। तो बीजेपी पार्टी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो आ जाओ, पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो। 2 मिनट भैया, एक बार
अंश तुम पढ़ दो। भैया अभी तो पढ़ के बैठे थे, पढ़ लेते। अरे पढ़ ले मेरे भाई, छोटा हो जाएगा क्या? अमन पढ़ नहीं रहा है, पता नहीं अमन सो रहा है क्या? सो ही रहा है भैया, अभी रुके भैया को फोन। कहाँ भाई, कहाँ से हो रहा अच्छा तो पढ़ लो फिर। तो पढ़ो चुपचाप। है? बीजेपी formed in 1980 by revising their भारतीय अर्स्टवाइल जनता formed by श्याम स्वामा प्रसाद प्रसाद मुखर्जी, स्वामी होना चाहिए था। मुखर्जी स्वामा लिख रखा है। स्वामी प्रसाद Mukherjee in 1951 plans to build a strong and modern Indian by drawing inspiration from Indian essential cultural and values and Dayal Upadhyay ideas of integral Hinduism and ये पढ़ रहा है, मेरे को नींद आ रही है। कायदे से पढ़ा कर, समझा? cultural अब देखो बहुजन मतलब भारतीय nationalism. समाज, सॉरी भारतीय समाज बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तब वो तुम्हारा ये था 1980। और ये पार्टी तुम्हारी कहाँ से निकल कर आई? तुम्हारी ये भारतीय जनसंघ से निकल कर आई है। कहाँ से निकल कर आई है? भारतीय जनसंघ से निकल कर आई है। और ये जो भारतीय जनसंघ है ये किसने बनाया था? तुम्हारे स्वामी प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था 1951 में। मतलब कि जैसे ही भारत आजाद हुआ था 1950 में, जैसे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू हो गया था, तो 1951 में तुम्हारी भारतीय जनसंघ बनी थी। इसके फाउंडर थे तुम्हारे स्वामी प्रसाद मुखर्जी। और स्वामी प्रसाद मुखर्जी के बाद फिर धीरे 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 आगे रिफॉर्म होते होते यही पार्टी आज कहलाई जा रही है, तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी कहलाई जा रही है। तो अगर जैसे मान लो कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो चेंज हुआ है इसमें ज्यादातर तुमको क्या इंस्पिरेशन देखने को मिलती है? तो ये जो इंस्पिरेशन, जो इस तरीके की जो पार्टी है, ये अपने आप को स्ट्रांग और मॉडर्न इंडिया दिखाने की कोशिश करती है। कैसे? ये इंडिया के एशियन कल्चर और वैल्यूज को बताती है। मतलब कि तुम्हारे राइट विंग की पार्टी है, मतलब कल्चर, ये सारी चीजें बताएगी। और इसके साथ साथ इन्होंने अंत्योदय के बारे में भी मतलब थोड़ा सा अपने अंदर इंटीग्रल रख रखा है। अंत्योदय मतलब कि सारे लोग बराबर हैं, हम सारे मिलकर काम करेंगे, ये सारी चीजें। और ये अंत्योदय का मतलब ये किसने दिया था? मतलब फेज किसने दिया था? ये तुम्हारे दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। तो इसका मतलब है कि दीनदयाल उपाध्याय तुम्हारे अंत्योदय जो उन्होंने बताया, और उसके साथ साथ स्वामी प्रसाद मुखर्जी ने तुम्हारे एशियन कल्चर और वैल्यूज के बारे में बताया। तो ये सारे मिलकर, इन मिलकर मतलब क्या कहते हैं, एक तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी बनी। तो जब भी तुम भारतीय जनता पार्टी को तुम देखोगे तो कल्चर और वैल्यूज के बारे में बताने की कोशिश करेगी। मतलब कि वो तुम्हारे नेशनलिज्म को, मतलब वो तुम्हारे एक तरीके से फेडरलिज्म को एज अ हिंदुत्व के थ्रू जोड़ने की कोशिश करेगी। और एज अ हिंदुत्व के थ्रू जोड़ने की कोशिश क्यों करेगी? क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में हिंदू ज्यादा है, इस वजह से इंडिया में ज्यादा नेशन वुड और तुम्हारे पॉलिटिक्स में ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कठोरता, और ज्यादा मतलब क्या कहते हैं एक वक्ता मिलेगी। तो ये बीजेपी का मतलब क्या कहते हैं एक विंग है, मतलब क्या कहते हैं एक सोच है। तो ये राइट विंग पॉलिटिक्स है। राइट विंग पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? देखो जब फ्रांस में जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लड़ाई वगैरह होती है तो दो पॉलिटिक्स बनी थी, एक तुम्हारे लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स और एक राइट विंग पॉलिटिक्स। तो राइट विंग पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि जब उनके मतलब जैसे मान लो कि उनकी असेंबली बनी थी, मतलब जैसे मान लो कि उनकी क्लास क्लास है, यहाँ बीच में तुम्हारे सेंटर में मॉनिटर बैठा है, तो जो तुम्हारे लेफ्ट में थे वो तुम्हारे ऐसे लोग थे जो मतलब क्या कहते हैं लोगों के सोशल और कल्चर को, मतलब क्या कहते हैं सोशल को लेकर बात करते थे, मतलब सबको बराबर रखने की बात करते थे, लोगों को, सारे लोग को आगे बढ़ाने की बात करते थे। लेकिन जो तुम्हारे राइट विंग में थे, वहां राइट विंग में जो क्रिश्चियन लोग थे, ये सारे लोग थे, वो अपने कल्चर को लेकर बढ़ाने की बात करते थे कि हमको अपना कल्चर बढ़ाना चाहिए, हमको ये सारी चीजें बढ़ानी चाहिए। तो बीजेपी का जो माइंडसेट है, बीजेपी का माइंडसेट तुम्हारा हिंदुत्व का सोच है, मतलब राइट विंग का सोच है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, आप पार्टी, ये सारी पार्टी तुम्हारे लेफ्ट विंग पार्टी है, ये तुम्हारे मतलब सारे लोग को लेके चलने की कोई बात करती है। लेकिन जो तुम्हारी बीजेपी है वो तुम्हारे कल्चर को लेके चलने की बात करती है। तो अब मैं अगर बात करता हूँ कि बीजेपी की ऐसी मांग क्या क्या रही है, ये सारी चीजें क्या है, तो जैसे मान लो कि उन्होंने फुल टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर कराया था इंडिया के साथ। पहले इंडिया में जम्मू कश्मीर में 370 और 371 आर्टिकल के थ्रू ये अपने आप को अलग रखता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ तुरंत जोड़ दिया। इन्होंने मतलब फुल टेरिटोरियल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां ले आई, ये सारी चीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, जिसके थ्रू हम क्या बोलते हैं कि तुम्हारे जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं वो इरेस्पेक्टिव ऑफ चाहे जो भी रिलीजन हो, उस रिलीजन को ना रहकर वो मतलब क्या कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया उसके थ्रू चलने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे गली में है, गली में हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन गली का एक रूल ये है कि कोई भी मतलब क्या कहते हैं कोई भी लड़का मतलब क्या कहते हैं जब भी रक्षाबंधन होगा तो हर कोई एक दूसरे को राखी बांधेगा।
ठीक है, ये चीज है। तो उस समय मुस्लिम ये नहीं बोल सकता कि ये हम राखी नहीं बनाएंगे, हम ये वो सब नहीं करेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एक कोड बना लिया है, एक हमने एक सोसाइटी में एक रूल बना ली, ये चीजें। तो ठीक ऐसे ही इंडिया में भी एक तुम्हारा रूल है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो को जिसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये तुम्हारा आर्टिकल 44 में पाया जाता है। तो इसके तहत ये बोला जाता है कि कंट्री में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत अगर आपका कोई भी लॉ बनाया जाता है, तो मैटर नहीं करता कि आप किस रिलीजन से फॉलो करते हो या फिर आप किस चीज से फॉलो करते हो, आपको उस चीज को मानना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमने रिलीजियस कन्वर्जन में बैन लगा रखा है कि आप जबरदस्ती किसी को आप मतलब क्या कहते हैं रिलीजियसली कन्वर्ट नहीं करोगे। अगर आप कोई स्वेच्छा से आ रहा है तो हो सकता है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती बंदूक की नोक पे करना चाहोगे तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो ना। तो ये, तो जब इन्होंने मतलब क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर का सपोर्ट लिया, यूनिफॉर्म सिविल का सपोर्ट लिया, रिलीजियस कन्वर्जन को बैन करने की बात की, तो इससे क्या हो गया, 1990 के बाद से फिर इनका सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ, सपोर्ट इंक्रीज हुआ, लोग इनकी तरफ आगे बढ़े, कल्चर को लेकर आगे बढ़ने लगे, ये सारी चीजें गले। तो पहले तो ये तुम्हारे नॉर्थ में लिमिटेड थे, मतलब कि इनको नॉर्थ में या फिर वेस्ट में या फिर जो अर्बन एरियाज हैं, मतलब कि जो रिहायशी इलाके हैं, केवल वहां तक इनको जाना जाता था। लेकिन धीरे 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 आज के टाइम में जब तुम जाओगे तो साउथ में भी इनका बोलबाला है, साउथ में भी तुमको बीजेपी वाले मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी वाले मिल जाएंगे, और इवन रूरल इंडिया, रूरल एरियाज में भी तुमको बीजेपी वाले देखने को मिल जाएंगे। तो 1998 में ये पहली बार इन्होंने सरकार बनाई थी एनडीए की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, याद है? 1998 में जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारे सरकार बनाई थी और जो उसके पीएम थे, उन पीएम का नाम है तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी। नाम सुना है कि नहीं सुना, बताओ मुझे, नाम सुना है? हेलो, हाँ। सुना है ना? तो ये देखो, हाँ। मतलब 1998 में जब तो इनकी सरकार आई, तो सरकार इनकी मतलब पूरी बहुजन से नहीं आई थी कि मतलब सारे लोगों ने सपोर्ट दिया था, नहीं। ये तुम्हारे मतलब उसमें आई थी, कैसे आई थी, मतलब एक तरीके से ये तुम्हारे उसमें आई थी, कोalition में आई थी। जब कोalition में आई थी तो भला कोई क्यों चाहेगा कि बीजेपी का ही नाम हो, तो एक अलायंस बनाना पड़ेगा, अलायंस का नाम देना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने अलायंस का नाम क्या दिया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दिया। क्या दिया? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दिया। और जब 1998 में जब ये अपने पावर में आए, तो जो इनका पीएम बना था वो पीएम था इनके अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। तो ये इस चीज को याद रख लेना, ठीक है? और इसके साथ साथ इनके मतलब क्या कहते हैं कुछ रीजनल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया था। तो आज के टाइम में अगर 2009 के 2019 के लोकसभा के इलेक्शन के बारे में बात की जाएगी, तो 550 सीटों में से 303 मेंबर तो इन्हीं के पास है। मतलब कि जब 2019 का इलेक्शन हुआ था, तब इनके पास पूरी बहुमत की सरकार थी। क्यों सरकार थी? क्योंकि हमको 275 सीटें चाहिए होती थी, लेकिन इनके पास कितनी सीटें हैं, 303 सीटें हैं। तो मतलब देख रहे हो, इनके पास बहुमत की सरकार हो रखी है, ये सारी चीजें हो रखी है। लेकिन आज के टाइम में जो एनडीए है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं रूल तो कर रही है सेंटर में, लेकिन वो तुम्हारे कोalition के साथ करी आंध्र प्रदेश और उसके साथ करे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में उसके पास 275 सीटें बहुमत की सरकार नहीं थी, तो उसने सपोर्ट लिया एज अ कोalition गवर्नमेंट, एज अ फॉर्म किया है। तो मुझे बताओ, आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना आया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? भैया अब मैं तुम लोग, एनडीए हम क्या था, एनडीए? एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब इसमें छोटी छोटी पार्टीज अच्छा होती हाँ, हैं वो समझ गया, सारी, छोटी छोटी समझ गए ना? कोalition गवर्नमेंट बनती है हाँ, कोaliशन 1950। गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ये चीज है। अब कल मैं तुम लोग को सीपीआई के बारे में बताऊंगा, लेकिन सीपीआई से पहले मार्क्सिस्ट के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, लेनिन के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट और लेनिज्म का मतलब जो लेनिन थे उनकी सोच क्या थी, ये सारी चीजें। बोर्जुआ क्लास जो होता है, शायद बोर्जुआ मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बोर्जुआ बोर्जुआ बोलते हैं ऐसे। तो बोर्जुआ क्लास क्या होता है, ये सारी चीजें क्या, तो इन सब के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और फिर ये पार्टी बताऊंगा कि ये पार्टी तुम्हारी सबसे ज्यादा एक्टिव का है, तुमको पता है? ये जो तुम्हारी सीपीआई पार्टी है, सीपीआई पार्टी पहली बार जो तुम्हारे इसका जो वो हुआ था फॉर्मेशन होता, पता है कहाँ हुआ था? बताओ, गैस कर सकते हो तुम लोग? गैस करो कहाँ हुआ होगा, बताओ गैस करो। पता है कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। सीपीआई पार्टी का पहला फॉर्मेशन, जो पहला इलेक्शन जो उसने जीता था, और जो उसके बाद जो उन्होंने पार्टी फॉर्म की थी, जो हेडक्वार्टर बनाया था, पता है कहाँ किया था उन्होंने? कानपुर में किया था। तो उस चीज को याद रख लेना, समझे? भैया वॉट? हाँ। हम तो कह रहे मौसम बाहर खराब है, कहो आज भी हाँ। ना जाए, तो पढ़ा हाँ। दीजिए। अरे यार, फॉर्म भरना है मेरे को, रुक जाओ। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, अरे यार एक तो ये साला बार बार हैंग हो रहा है। ठीक है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल एंड
स्टेट पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मुझे बताओ ये पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन ये है ठीक है, नेम एनी थ्री नेशनल पार्टीज एंड गिव इट्स डोमिनेंट लोकेशन। ठीक है, डोमिनेंट लोकेशन इनसाइड इंडिया की, मतलब सबसे ज्यादा वो वहां तुम्हारी देखी जाती है, उनके बारे में बातें की जाती है, ये चीजें हैं। तो जो अभी तीन पार्टी तुमको बारे में बताया, एक पार्टी तुम बीजेपी के बारे में बताओगे, एक पार्टी तुम मतलब क्या कहते हैं उसके बारे में बताओगे, आप पार्टी के बारे में बताओगे, और एक पार्टी तुम्हारा क्या कहते हैं बहुजन समाज, बीएसपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है, तो उसके बारे में बताओगे। तो पहला वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा आराम से मतलब क्या कहते हैं 5 मार्क्स का है, और दूसरा वाला भी क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स का है। तो मुझे बताओ ये दो क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना? तो चलो ठीक है, अब मुझे बताओ आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया, भैया एक एक नहीं। करके ज्यादा हाँ से हाँ पूछो, क्या बोल रहे हो बेटा? क्वेश्चन एक एक करके भेजिए, स्क्रीनशॉट एक अरे एक। एक में ही करके दे दे भाई, दोनों एक ही, आज का ही सिंगल लेक्चर है। हाँ